सभी को सुप्रभात। आज हम देखने वाले हैं उच्चारण स्थान, यानी कि वर्णों के कौन कौन से उच्चारण स्थान होते हैं। कल हमने वर्णों के संयोजन, वियोजन, वर्णों के प्रकार, वर्णों को हम कैसे विभाजित करते हैं, उन सब के ऊपर चर्चा करी थी। आज की कक्षा का आधार हमारी पहले वाली ही कक्षा है। तो अगर इस कक्षा में आपको समझने में कोई दिक्कत आए तो एक बार इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, उच्चारण स्थान, उच्चारण माने होता है बोलना, यानी कि बोलने के कौन कौन से स्थान हैं। जब भी हम कोई वर्ण को उच्चारण करते हैं तो हमारी वायु मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। तो उच्चारण करते समय वायु मुख के जिस भी भाग को स्पर्श करे उसे हमारा कहते हैं उच्चारण स्थान। जैसे कि अगर मैंने कै बोला तो कै बोलते समय भी वायु मेरे मुख में किसी स्थान विशेष को स्पर्श करेगी। अगर मैंने च बोला, च बोलते समय भी वायु किसी स्थान विशेष को स्पर्श करेगी, और उसी के आधार पर हम उच्चारण स्थानों का वर्गीकरण कर देते हैं। देखिए एक बार ये कैसे होता है। सबसे पहला उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि वायु अगर उच्चारण करते समय कंठ में स्पर्श करेगी तो वो उच्चारण स्थान कहलाएगा कंठ। देखिए अ, क, ख, ग, घ, ङ और विसर्ग है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ को स्पर्श करती है, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाएगा कंठ, और इन वर्णों को हम कहेंगे कंठ्य। क्या कहेंगे? कंठ्य। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, अगर ए का उच्चारण स्थान कंठ है तो ए का जो बड़ा भाई है आ, उसका भी उच्चारण स्थान कंठ ही होगा। एक बात और हम इसमें ध्यान रख सकते हैं कि देखिए ए और आ हमारे लिए स्वर हैं, क, ख, ग, घ ये हमारे लिए वर्गीय व्यंजन हैं। हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कौन कौन से वर्गीय व्यंजन होते हैं, कौन कौन से अवर्गीय व्यंजन होते हैं। ह और विसर्ग हमारे लिए वर्गीय व्यंजन नहीं है। अगला उच्चारण स्थान है तालु। ई, च, छ, ज, झ, य और श, इनका उच्चारण स्थान है तालु, और इन वर्णों को हम कहते हैं तालव्य। अब अगर प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य है, तालव्य तो है लेकिन व्यंजन है, तालव्य भी हो और व्यंजन भी हो, तो हमें इनमें से किसी एक को चयन करना पड़ेगा, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ई और बड़ा ई जो है ये तालव्य तो हैं लेकिन व्यंजन नहीं है। देखिए अगला देखते हैं मूर्धा। री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, और इन वर्ण को कहते हैं हम मूर्धन्य। इनमें से भी री हमारे लिए स्वर हो जाएगा, ट, ठ, ड, ढ, ण हमारे लिए वर्गीय व्यंजन हैं, र और श हमारे लिए अवर्गीय व्यंजन हैं। फिर हम देखते हैं अगला है हमारे लिए दंत। री, त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दंत, और इन्हें कहते हैं हम दंत्य। अगला है हमारे लिए ओष्ठ, यानी कि वे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें ओष्ठ, ओष्ठ माने होता है हमारा होठ, होठों की सहायता लेनी पड़े। देखिए ऊ, आप ऊ बोल के देखिए, आपके होठों को एक अलग सा आकार लेना पड़ेगा। प बोलने में हमारे दोनों होठों को एक दूसरे को स्पर्श करना पड़ेगा। प, फ, ब, भ, म, इन्हें उच्चारण करने के लिए हमें होठों की या ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है हमारे लिए ओष्ठ। फिर हमें ध्यान रखना है वर्गीय व्यंजनों का पांचवा अक्षर। देखिए ये वर्गीय व्यंजन है हमारे लिए, ये 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों का पांचवा अक्षर य, ग, य, ण, न, म, इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। इन पांचों का उच्चारण स्थान नासिका भी होता है, यानी कि अगर परीक्षा में सवाल आए, प्रश्न आए कि ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो हमें नासिका लगाना है, नासिका नहीं हो तो हमें मूर्धा लगाना है, क्योंकि मूर्धा में भी ण आता है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कुछ वर्णों का उच्चारण स्थान 2 होता है, 2 वर्णों वाले उच्चारण स्थान भी कुछ होते हैं हमारे। देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करें ए और आई, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ भी होता है और तालु भी होता है, यानी कि इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु। अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु या कंठ तालु, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कंठ तालु। इसी तरह से ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठोष्ठ।
और एक व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, जो कि है व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, दंत भी और ओष्ठ भी, दंतोष्ठ भी। देखिए ये जो वर्णमाला की सारणी है, इनमें से आप किसी भी वर्ण को ले लीजिए। जैसे आपने दंत सारणी का लिया त को बोलने के लिए आपको दंत की सहायता लेनी ही पड़ेगी। आप इन सभी वर्णों को उच्चारित करके देखिए। अगर आपने तय बोला है तो आपकी जीवा को दांत के या दंत के स्पर्श करना पड़ेगा। अगर आपने इनमें से ण ग य ण न म में से कुछ भी बोला है, आपको आपकी नासिका की सहायता लेनी पड़ेगी। आप एक बार अपनी नासिका को दोनों हाथों से, दोनों उंगलियों से बंद करके देखिए और इन वर्णों को उच्चारण करके देखिए। ग य ण न, इनको उच्चारण करने में थोड़ी सी असुविधा होती है। इसी तरह से अगर आप इनको उच्चारण करेंगे तो आपको तालु का स्पर्श करना पड़ेगा। हम इन उच्चारण स्थानों की थोड़ी सी चर्चा कर लें एक बार। कंठ, हमारे गर्दन में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है हल्का सा, उसे कंठ कहते हैं। मुख में ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है, जहाँ पर च छ ज झ यहाँ बोलने में हमारी जीवा स्पर्श करती है, उसे हम तालु कहते हैं। तालु के बिल्कुल ऊपर वाला हल्का सा पास वाला हिस्सा मूर्धा होता है। ओष्ठ यानी हमारे दोनों होठ, दंत यानी हमारे दंत, नासिका यानी हमारी नासिका। कंठ, तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ के विषय में हम यहाँ चर्चा कर ही चुके हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान दो क्यों होता है, इसकी चर्चा हम संधि वाले टॉपिक में करेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। उच्चारण स्थान यानी वायु उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग को स्पर्श करे उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी कि बोलते समय हवा मुंह में जिस भी भाग से टकराए उसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। उनकी सारणी हमने ये देखी। अब इस सारणी के आधार पर कुछ प्रश्न देखते हैं हम। देखिए पहला प्रश्न, एतेषु तालव्य वर्ण अस्ति, इनमें से तालव्य वर्ण है। तालव्य वर्ण चाहिए हमें जिसका उच्चारण स्थान तालु हो। अब देखिए हमारी सारणी को एक बार आप, अब आइए इस तरफ। क्या तय का उच्चारण स्थान तालु है? नहीं, तय का उच्चारण स्थान तो दंत है। क्या टय का उच्चारण स्थान तालु है? नहीं, टय का उच्चारण स्थान तो मूर्धा है। क्या लय का उच्चारण स्थान तालु है? नहीं, लय का उच्चारण स्थान तो दंत है। च का उच्चारण स्थान तालु है। च का उच्चारण स्थान क्या है हमारे लिए? तालु। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? तालु। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं। अस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा नास्ति। मूर्धा नास्ति, मूर्धा नहीं है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न है नहीं है। इस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा नहीं है। रे का उच्चारण स्थान क्या होता है? रे का उच्चारण स्थान होता है हमारे लिए मूर्धा। ड का उच्चारण स्थान भी हमारे लिए क्या होता है? मूर्धा। और श का उच्चारण स्थान क्या होता है हमारे लिए? श का उच्चारण स्थान भी होता है हमारे लिए मूर्धा। तो उत्तर बनेगा हमारे लिए थ, क्योंकि थ का उच्चारण स्थान क्या होता है? थ का उच्चारण स्थान होता है दंत। थ का उच्चारण स्थान होता है हमारे दंत, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा दंत्य। इसी तरह से कुछ प्रश्न और है। एतेषु अस्य वर्णस्य द्वौ उच्चारण स्थानों वर्तते, इनमें से इस वर्ण के दो उच्चारण स्थान हैं। देखिए दो उच्चारण स्थान चाहिए हमें, दो। य, क्या य के दो उच्चारण स्थान होते हैं? नहीं, क्योंकि य का तो तालु होता है। स क्या स का दो उच्चारण स्थान होता है? नहीं, स का तो दंत्य होता है। ई का उच्चारण स्थान तालु होता है और ओ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, इसलिए हमारा उत्तर क्या बनेगा? ओ। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं एक बार हम। एतेषु वर्णेषु दंत्य व्यंजन अस्ति, इनमें से कौन सा वर्ण दंत्य व्यंजन है? दंत्य भी चाहिए और व्यंजन भी चाहिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। दंत्य तो हो यानी दांत से उच्चारण करने वाला हो, लेकिन व्यंजन हो। स्वर नहीं चाहिए हमें, व्यंजन चाहिए। लृ, लृ दंत्य तो है, दंत तो इसका उच्चारण स्थान है, लेकिन लृ कैसा है? स्वर है। क्या हमारा उत्तर लृ हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमें व्यंजन चाहिए। घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए हमारा उत्तर ये भी नहीं हो सकता। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, तो हमारा उत्तर ये भी नहीं हो सकता। त का उच्चारण स्थान होता है दंत, और त व्यंजन भी है, यानी कि त का उच्चारण स्थान दंत भी है और त व्यंजन भी है, इसलिए हमारा उत्तर बनेगा त। अगला प्रश्न देखिए। अधोलिखितेषु वर्णेषु तालव्यः स्वरः अस्ति, निम्न में से कौन सा तालव्य स्वर है? तालव्य भी हो और स्वर भी हो, केवल तालव्य नहीं चलेगा, तालव्य व्यंजन भी नहीं चलेगा, तालव्य स्वर चाहिए हमें।
देखिए, च का उच्चारण स्थान तालु है, यानी कि तालव्य है, लेकिन च स्वर है क्या? नहीं, च तो व्यंजन है, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं है। न का उच्चारण स्थान क्या है? न बोलने में हमें दंत की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए दंत्य है, न भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। र बोलने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? देखिए, क्या कंठ की सहायता लेनी पड़ती है? नहीं। तालु की लेनी पड़ती है? नहीं। दंत की लेनी पड़ती है? नहीं। क्या मूर्धा की लेनी पड़ती है? बिल्कुल हाँ, र बोलने के लिए हमें जो है हमारे मूर्धा की सहायता लेनी पड़ती है। र बोलने के लिए हमें दंत की सहायता लेनी पड़ती है, तो र भी हमारा उत्तर नहीं होने वाला है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा इसमें से? हमारा उत्तर बनेगा ई, क्योंकि ई जो है वो तालव्य भी है और स्वर भी है। तो इस तरह से कुछ आज के लिए प्रश्न थे। आप इस वीडियो को देखें, इसमें अगर कुछ शंका हो तो कमेंट में बताएं।